कैसे हैं दगड़ियों। पुराने समय में, खास कुछ समय पहले तक, जब हम पोस्ट कार्ड में, अंतर्देशी में या बंद लिफाफे में अपने मित्रों को, सहयोगियों को चिट्ठी लिखते थे तो इसमें एक पंक्ति हुआ करती थी, अत्र कुशलम च तत्रास्तु। लेकिन ये पंक्ति बहुत बेहतरीन पंक्ति है, जो दोनों चिट्ठी लिखने वाले को, चिट्ठी पढ़ने वाले को बांधती थी, जोड़ती थी। अत्र कुशलम च तत्रास्तु, यहाँ सब ठीक ठाक है और वैसा ही वहाँ हो। उम्मीद तो उम्मीद है आप सब कुशल मंगल होंगे, कुशल चेम बहुत अच्छी होगी। बागेश्वर में चुनाव लगे हैं तो मैं तो सबसे कह रहा हूँ कि 100% लोग पोलिंग सेंटर में जाएं और वोट करें, क्योंकि लोकतंत्र में अपने लिए प्रतिनिधि चुनने की जो ताकत, संवैधानिक ताकत आपको मिली है, उसका उपयोग तो आपने सहर्षता के साथ, खुलकर, उत्सव मनाते हुए करना ही चाहिए। खैर, आज मैं बागेश्वर में उपचुनावों को लेकर अभी बातचीत नहीं कर रहा हूँ। 31 अगस्त के दिन हम सब ने एक समाचार सुना और पूरे देश में अभी वही समाचार चर्चा में है कि सरकार सितंबर में 4 दिन का एक विशेष सत्र, अधिवेशन लोकसभा का बुलाने जा रही है, क्योंकि हाल में ही सत्र ख़त्म हुआ है। लेकिन हाल में ही सत्र ख़त्म होने के ठीक बाद जल्दी में एक नए सत्र की अगर घोषणा है तो स्वाभाविक रूप से सबका ध्यान उस ओर है, और सिर्फ भारत के ही मीडिया का या भारत के ही लोगों का नहीं, पूरी दुनिया का ध्यान इस खबर की ओर है कि एकदम ऐसी क्या नौबत आ गई, ऐसी क्या स्थिति आन पड़ी कि भारत को लोकसभा का, यानी लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में के पट खोलने पड़ रहे हैं। 4 दिन 5 दिन का सत्र बुलाया गया है, तो देश दुनिया में इस पर चर्चा है। भारत का एक मीडिया, जिसको हम बड़े सरमाएदारों का मीडिया, जो बहुत बड़े बड़े पैसे वालों का मीडिया है, और इतने बड़े पैसे वालों का जिनका काम सरकार के बिना एक कदम भी नहीं चल सकता, वो इस खबर को लेकर जो आकलन कर रहा है, जो बातें बता रहा है, उससे लगता है कि जो मोदी जी का एक सपना रहा है, एक देश एक चुनाव ना, एक ही दिन में सारे चुनाव, एक देश में एक ही दिन के एक ही साथ सारे चुनाव, लोकसभा का भी, विधानसभा का भी। ये स्पष्ट नहीं है कि पंचायतों के चुनाव भी इसमें एक साथ हैं या नहीं है। वो एक साथ कराने का कोई फैसला आ सकता है, ये मैं नहीं कह रहा। ये गोदी और दरबारी मीडिया का लगातार चल रहा है। खैर, जो भी होगा, अब क्योंकि गोदी और दरबारी मीडिया कह रहा है, इसलिए हम कैसे मान लें कि इसीलिए संसद का सत्र बुलाया जा रहा है। संसद का सत्र क्यों बुलाया जा रहा है, इसको लेकर सिर्फ गोदी मीडिया और दरबारी मीडिया में ही बातें सामने नहीं आ रही हैं, और भी बहुत से लोग बोल रहे हैं। आपस में बातचीतें हो रही हैं, पान की दुकान में बातचीत हो रही है, लाइब्रेरी में बातचीत हो रही है, जहाँ कई पत्रकार लोग जहाँ एक साथ बैठते हैं, क्लबों में इत्यादियों में, वहाँ बातचीत हो रही है। हर जगह इसको लेकर बातचीत हो रही है कि आखिर ये सत्र बुलाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। क्या ये सत्र ये घोषणा किस समय पर हुई, ये घोषणा किस समय पर हुई। एक अभी जो नया संगठन इंडिया बना है, और उस संगठन ने का जो महाराष्ट्र सम्मेलन था, उस पर देश भर के ही नहीं, दुनिया भर के राजनयिकों की या राजनीतिक समीक्षाएं लिखने वाले अखबारों की और समीक्षकों की नज़रें थी। तो भारतीय जनता पार्टी की नज़रें तो निश्चित रूप से बहुत गहराई से थी। और अगर हम गोदी मीडिया को देखें तो किस तरीके से वो इस समाचार को परोस रहा था, ये भी देश देख रहा था। तो एक तो ये घोषणा ऐसे समय पर हुई जब प्रस्तावित सम्मेलन की तारीखें सामने थी, महाराष्ट्र में इंडिया के प्रस्तावित सम्मेलन की। दूसरा, ये घोषणा प्रधानमंत्री जी के ब्रिक्स सम्मेलन से लौटने के बाद हुई। और एक घटना को और जोड़ के हम देखें तो ब्रिक्स सम्मेलन से पहले, ब्रिक्स का जो सम्मेलन हुआ उससे पहले, क्योंकि ब्रिक्स सम्मेलन में निश्चित रूप से हमें उम्मीद थी, पूरी दुनिया जानती थी कि चीन और भारत अनौपचारिक बातचीत, भले ही औपचारिक हो या अनौपचारिक हो, के बीच में बातचीत होगी।
जैसे तो राष्ट्राध्यक्षों के बीच में क्या बातचीत होती है जनता को कभी मालूम पड़ता, पहले तो मालूम पड़ जाता था, इस बीच में तो बिल्कुल जनता से छुपाया जाता है कि भाई दो राष्ट्रों के बीच में या दो नेताओं के बीच में क्या बातचीत हुई है। खैर, तो ब्रिक्स सम्मेलन से कुछ समय पहले, मतलब इसी दौर में, राहुल गांधी ने लद्दाख की यात्रा की थी और लद्दाख की यात्रा में उन्होंने एक बात कही थी या आरोप लगाया था सरकार के ऊपर कि लद्दाख के लोगों ने उनको बताया है कि जहाँ वो लोग चारागाह बनाते थे, जहाँ पर तक वो लोग जा सकते थे, वहाँ पर तो चीन घुस गया है। लद्दाख के लोगों ने बताया है, राहुल गांधी कहते हैं कि उनको लद्दाख के लोगों ने बताया है कि चीन लद्दाख में बहुत अंदर तक आ गया है, वहाँ बैठा हुआ है। ब्रिक्स सम्मेलन से पहले राहुल गांधी का ये बयान। ब्रिक्स सम्मेलन में चीन और भारत के बीच में कुछ बातचीत तो हुई है और ये सीमा पर भी बातचीत हुई है। उसके तुरंत बाद भारत आते ही अधिवेशन का सामने आना और अधिवेशन पर क्या चर्चा होगी पर गोदी मीडिया द्वारा एक लकीर बनाया जाना कि साहब एक बहुत सारे चुनावों को एक साथ कराने का जो सपना है भारतीय जनता पार्टी का, मोदी जी का, भारतीय जनता पार्टी में या नहीं कहूँगा, उस पर बात हो सकती है। इस सब के अलावा चर्चाएं और भी हैं। दबी जुबान से सही या चर्चा का प्रेम छोटा है, अडानी साहब भी चर्चा में है क्योंकि हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद बहुत से सवाल, ठीक है, आवाम खुल के सवाल नहीं पूछता लेकिन उसके दिमाग में घुमड़ता है सवाल, गाए बगाए चर्चाओं में, आपसी चर्चाओं में वो सवाल जिंदा रहता है। और इधर अगर हम 2 दिन की बातें देखें, गार्डियन है, फाइनेंशियल टाइम्स है और टेलीग्राफ है, ऐसे राष्ट्रीय बड़े अखबार, इन्होंने फिर अडानी समूह को लेकर कि कैसे भारतीय पैसा विदेशों में गया फिर लौट के आया, आदि 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 पर एक बड़ी रिपोर्ट सार्वजनिक की है। OCCRO एक संगठन है, पत्रकारों का संगठन है, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पत्रकारों का संगठन है और ये संगठन दुनिया फंड लेता होगा, दुनिया भर से बड़ा काम करता है। तो ये इस संगठन की के अध्ययन, जो अध्ययन ये संगठन करता है, कलेक्शन करता है, उनके आधार पर अडानी समूह को लेकर अभी नई चर्चा अखबारों में निकली हुई है। वैसे तो अडानी समूह पर जब सवाल उठते हैं तो उसे देश के खिलाफ घोषित करने का पूरा प्रयास भारतीय जनता पार्टी भी करती है, संघ भी करता है और बड़ी बात यह है कि गोदी मीडिया तो खुलकर करता है राष्ट्र विरोध। खैर, वो अपना काम कर रहे हैं, देश की जनता बेवकूफ़ नहीं है। मित्रों, विशेष सत्र सामने है और विशेष सत्र सामने होने से पहले जो सामने है बड़ा, अब मैं गोदी मीडिया की बात मान लेता हूँ कि चुनाव, एक ही साथ चुनाव कराने की बात जो कह रही है, तो अभी जो 4 प्रांतों में चुनाव है, जो सूत्र जो छनकर सामने आ रहा है, निश्चित रूप से राजस्थान में एंटी कमेंसी होगी। अगर राजस्थान में एंटी कमेंसी होगी तो मध्य प्रदेश में भी एंटी कमेंसी होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश में एक संवाद और है कि साहब हमने तो कांग्रेस को जिताया था लेकिन भारतीय जनता पार्टी कैसे आ गई। अब एंटी कमेंसी अगर राजस्थान में होगी तो मध्य प्रदेश में भी होगी, इस बात को शायद भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरह से समझ रही है। और राजस्थान में अभी भी सिंधिया, वसुंधरा राजे सिंधिया को जो एक तरफ धकिया रखा है भारतीय जनता पार्टी ने, वो अभी भी उनके पीछे खड़े होने को तैयार नहीं। और अगर सिंधिया परिवार के पीछे, खासकर सिंधिया वसुंधरा राजे सिंधिया के पीछे भारतीय जनता पार्टी खड़े होने को तैयार नहीं है, तो निश्चित रूप से एक उनके खिलाफ, भाजपा के खिलाफ एक माहौल तो है ही है, क्योंकि वो एक दमदार और ताकतवर शिद्दत वाला परिवार है। परिवारवाद के खिलाफ तो खैर भाजपा बोलती, वो सिर्फ बोलती है, अमल नहीं करती है।
खैर फिर कभी। ब्रिक्स सम्मेलन के बाद, ब्रिक्स सम्मेलन के बाद OCCRO की रिपोर्ट के आधार पर खबरें आई हैं, ये देश देख रहा है। दुनिया भर में खबरें हैं। टेलीग्राफ, गार्डियन जैसे अखबार, टेलीग्राफ जैसे अखबार, फाइनेंशियल टाइम्स जैसे एक व्यावसायिक अपराध को लेकर भरे हुए समाचार। टेलीग्राफ ने तो लिखा कि इस पूरे पर मोदी जी चुप क्यों है। हेडिंग, टेलीग्राफ की हेडिंग बड़ी ज़बरदस्त होती है और अधिकतर लोग तो टेलीग्राफ को सिर्फ हेडिंग के लिए टटोलते हैं। हेडिंग में ही पूरी बात किया जाता है। खैर फिर कभी। देश में लोकसभा का विशेष सत्र घोषित हो चुका है, तारीखें घोषित हो चुकी हैं, 4 दिन का सत्र है। लेकिन एजेंडा अभी तक जनता को मालूम नहीं कि सत्र बुलाया क्यों जा रहा है। अच्छा होता है कि सबसे पहले एजेंडा जनता को मालूम होता, ताकि जनता के बीच में एक बहस होती, चिंतन होती और जनता का पक्ष भी विभिन्न माध्यमों से सामने आता। क्योंकि आप विशेष सत्र बुला रहे हैं, अब आप क्योंकि एजेंडा सामने नहीं लाए तो हर आदमी अपने अपने तरीके से आकलन कर रहा है, अनुमान लगा रहा है कि आखिर माजरा है क्या हो सकता है। तो उसमें उस आकलन में अडानी साहब भी सामने आ रहे हैं, उस आकलन में लद्दाख का राहुल गांधी का बयान भी सामने आ रहा है, चीन भी सामने आ रहा है। निश्चित रूप से भारत की ओर से कोई विवाद चीन के खिलाफ अभी नहीं है, लेकिन कृत्रिम विवाद चुनाव से पहले बहुत से बनते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जैसा गोदी मीडिया बता रहा है कि साहब एक ही समय पर सारे चुनाव निपटाने हैं, तो निश्चित रूप से 4 बड़े प्रांतों में जहां चुनाव संभावित हैं वहां भारतीय जनता पार्टी को मुश्किलें तो दिख ही रही हैं। जैसे आकलन और जो चीज़ें सोशल मीडिया में सामने आ रही हैं और जो वहाँ के अध्ययन सामने आ रहे हैं, अब मोदी जी लाल किले की प्राचीर से कह चुके हैं भाई 2024 में मैं ही आऊँगा, 2024 में भी मैं ही आऊँगा। सिर्फ अगर 2024 में मोदी जी आएंगे तो सिर्फ 2024 में थोड़ी आएंगे, 24, 25, 26, 27, 28 तक आएंगे लाल किले की प्राचीर से। तो बहुत कुछ है, जब तक सरकार एजेंडा घोषित नहीं करती तो बहुत कुछ है। और उम्मीद करनी चाहिए कि 1-2-3 दिन में सरकार अपनी जनता को बताए, लोगों को बताए, लोकतंत्र को बताए कि आखिर विशेष सत्र का एजेंडा क्या है। क्योंकि कोई भी सदन चलेगा तो गुपचुप तो रहेगा नहीं, तो समय पर बताने में दिक्कत क्या है। खैर मित्रों, सबसे बड़ी बात तो ये है कि 24 से पहले हेड एंड वर्क, फिर अभी एक और खुलासा, ये फुल स्टॉप नहीं है, अभी बहुत कुछ और आ सकता है। ये उम्मीद पहले से लगाई जा रही थी, बहुत कुछ और आ सकता है। दूसरा विशेष सत्र है, विशेष सत्र G70 से पहले है, बहुत बड़ा दुनिया भर का सम्मेलन भारत में प्रस्तावित है। और आश्चर्य है कि जब विशेष सत्र की घोषणा हुई उसके दूसरे दिन चीन की ओर से बयान आया कि उनके राष्ट्र के जो सर्वोच्च हैं वो नहीं आएंगे, प्रत्याशी को, प्रतिनिधि को भेजेंगे, कई चीज़ें सामने लाई जा सकती हैं, लेकिन वो नहीं आएंगे। बहुत कुछ है, अपने अपने हिसाब से आकलन कीजिए और सरकार से मांग कीजिए कि साहब घोषणा करें एजेंडा क्या है विशेष सत्र का, और देश जानना चाहता है, देश को जानने का अधिकार है। फिर मिलूंगा। फिलहाल दोबारा से लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है मत। बागेश्वर में उपचुनाव लगे हैं, उपचुनाव की जो नामावलियां हैं मतों की, वोट देने के अधिकार वालों की जो सूचियां हैं, उन सूचियों में जितनों के नाम है, वो वोट देने जाए और लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए वोट देने में जाए, लोकतंत्र में अपने अधिकार को वोट देने के लिए जाए, भले ही नोटा दबाएं। पहले आप कहते थे साहब क्या दें वोट, एक भी अच्छा नहीं है, सरकार ने कहा अच्छा एक भी अच्छा नहीं, चुनाव आयोग ने कहा ठीक है, लेकिन फिर भी आप वोट देने आइए, और नीचे से आपके लिए एक ऑप्शन रख दिया नोटा, कि मैं किसी को सहन नहीं करता हूँ, किसी को पसंद नहीं करता हूँ, अगर कोई पसंद नहीं है तो नोटा दबाएं, लेकिन फिर भी पोलिंग बूथ के अंदर जाएं और वोट करें। धन्यवाद। अत्र कुशलम तत्।